Hello friends, myself DNK and today we are going to discuss the first phylum of animal kingdom, that is Porifera. So phylum Porifera, the word meaning of Porifera, it is perforated body. परफोरेटेड बॉडी के ऊपर खूब सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। सपोज कि ये कोई पोरिफेरन है और इसकी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया प्रेजेंट है बॉडी सरफेस के ऊपर, एंटायर बॉडी सरफेस के ऊपर। तो इसकी वजह से इसका नाम आया है पोरिफेरा, परफोरेटेड बॉडी। कॉमन नेम जो होता है पोरिफेरा का, ये होता है स्पॉन्ज। पोरिफेरा को हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। जो हमारे सोफ़ा में सीट कवर, सीट के अंदर, जैसे साइकिल की सीट है, बस की सीट है, तो उसके अंदर क्या भरा रहता है? स्पंज भरा रहता है। तो वो स्पंज हमें कहाँ से मिलता है? ये इन पोरिफेरन से मिल रहा है। तो पोरिफेरन का जो डेड बॉडी है वही हम स्पंज की तरह उसको यूज करते हैं, इसलिए इनको स्पंज कहा गया। नाउ अब हम इनकी बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो कौन से एटमॉस्फेयर में, कौन से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो हैबिटेट का मतलब आवास हिंदी में कहते हैं हम, उसका रहने का घर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्वाटिक। जितने भी पोरिफेरन होते हैं वो सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं। अगर ये पानी में पाए जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या होगा? दो टाइप का पानी हो सकता है, मरीन या फिर फ्रेश वाटर। मरीन का मतलब जो सॉल्टी वाटर है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं जो समुद्र का पानी है। जो समुद्र का पानी है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मरीन। तो एक्वाटिक है, मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं ज़्यादातर जातियाँ। पोरिफेरा की ज़्यादातर जातियाँ मोस्टली प्रेजेंट इन मरीन हैबिटेट। कुछ स्पीसीज जो है वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल लेंगे फ्रेश वाटर के लिए, आपको हमेशा एग्जाम्पल याद रखना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ अपना स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जैसे गॉडजिला होता है, वैसे यहाँ पर हम स्पॉन्जिला यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे ये ट्विंग, टहनी कह सकते हैं हम, किसी पेड़ पौधे की टहनी है, उस टहनी के ऊपर ये चिपका हुआ। ये डायग्राम इस तरीके से बनाया। तो जो ट्विंग वाला है वो किसका है? फ्रेश वाटर का पोरिफेरा है। जो ट्विंग बता रहा है, टहनी बता रहा है जिस डायग्राम में, तो वो कौन सा है? फ्रेश वाटर का। और उसका नाम क्या है? गॉडजिला नहीं है, क्या है? स्पॉन्जिला है। तो फ्रेश वाटर का स्पॉन्जिला पोरिफेरा। मरीन हैबिटेट के अंदर यहाँ पे स्पीसीज, वेरी फेमस स्पीसीज की बात करें तो साइकॉन। साइकॉन सबसे ज़्यादा नॉन जो पोरिफेरा की स्पीसीज है वो साइकॉन है। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल है। तो ये साइकॉन या इसका दूसरा नाम साइफा है। तो साइफा एंड साइकॉन दोनों एक ही है, मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। दूसरी जो फेमस स्पीसीज जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है पोरिफेरा की मरीन हैबिटेट के लिए, वो है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया यानी ट्रियू स्पॉन्जिया। यू का मतलब क्या होता है? ट्रियू, रियल। तो रियल स्पॉन्जिया, तो ये एक नाम है इसका, कोई सारे ही स्पॉन्ज है, ये कोई अलग से नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल नाम है। तो इसको यू स्पॉन्जिया गया है। तो पुराने समय में लोग इसका यूज नहाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर नहाते हैं तो पत्थर वगैरह रगड़ देते हैं बॉडी के ऊपर, मैल वैल साफ करने के लिए। तो यहाँ पे यू स्पॉन्जिया जो है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा गया है। जो अंग्रेज लोग हैं जब वो नहाते थे तो क्या यूज करते थे? यू स्पॉन्जिया को यूज करते थे। यू स्पॉन्जिया की जो डेड बॉडी है उसको अपने बॉडी पे रगड़ने के लिए यूज करते थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया। इसके बाद में आता है हैबिट।
पोरीफेरा की हैबिट क्या होती है। हैबिट का मतलब होता है आदत, हैबिटेट का मतलब तो क्या था, आवास, उसका रहने का घर, ठीक है। तो हैबिट का मतलब है आदत, वो किस तरह की आदतें, उसके शौक कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी है, तो वो जरा देखते हैं। तो ये सबसे पहली आदत है, ये सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब होता है जो लोकोमोशन शो नहीं करते। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लोकोमोशन शो नहीं करते, यानी कि अपनी जगह पे, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे, तो वो क्या रहते हैं, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल। तो स्पॉन्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल है लेकिन कैसा है, सेसाइल है। ये लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव करते हैं, मतलब खुद चल के मूव नहीं, पानी के फ्लो के साथ में बह के चले जाए वो अलग बात है, लेकिन खुद मूव नहीं करने, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोकोमोशन शो नहीं करता है। ये कैसे होते हैं, इनकी दूसरी आदत क्या है, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी बना के रहते हैं, लाइव इन ग्रुप। खूब सारे स्पॉन्ज जो है पोरीफेरन से एक साथ में एक जगह पे पूरा का पूरा कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो करते हैं। तीसरा इनका कैरेक्टर है ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब है, ओमनी यानी कि सब कुछ, ठीक है ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल थिंग्स, तो सब कुछ खाने वाले, वॉर यानी कि खाने की चीज़ें, तो ओमनीवोर है ये। तो ईट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऑर्गेनिज्म से बना हुआ कोई भी मैटर, तो चाहे वो प्लांट का मैटर है यानी प्लांट बॉडी है, प्लांट की लीव्स है, प्लांट के फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, टिश्यू है कोई भी, या किसी एनिमल का कोई टिश्यू, या किसी माइक्रोब का जैसे बैक्टीरिया वगैरह का कुछ पेस्ट है वगैरह है, या फिर कोई फंगस है, एल्गी है, कुछ भी हो, ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिज्म का कोई भाग होना चाहिए, उसको ये खा लेंगे। ये ज़्यादा भेदभाव नहीं करते कि ये शाकाहारी मांसाहारी वाली बात नहीं है, ये सर्वाहारी है। ओमनीवोर का हिंदी में टर्म क्या होता है, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले। ये क्या होते हैं, चौथा इसका आदत क्या है, फिल्टर फीडर यानी कि ये, अब इनके अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम यानी कि पानी जो होता है ऑस्टिया के थ्रू इनके बॉडी में एंटर करता है, और फिर इनके बीच में एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील से फिर मूव करता हुआ ऑस्कुलम, यानी कि एक बड़ा सा मुंह होता है ऊपर की तरफ, देखिए कुछ इस टाइप का, ये ऑस्कुलम हो गया। ये साइफा का डायग्राम है, और ये सारे क्या है, ऑस्टिया है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। माइन्यूट इतने भी माइन्यूट नहीं होते, ठीक ठाक बड़े होते हैं, जिससे पानी इनके अंदर एंटर करता है, लेकिन पानी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है ना, बहुत ही धीमा होता है। अब अगर मैं इसको सेक्शन काटूँ तो कैसा दिखाई देगा, जरा देखिएगा, कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऑस्टिया है, इधर बीच में क्या है, ये खाली जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक है ना। अब ये स्पॉन्जोसील के अंदर पानी, यहाँ से पानी एंटर करेगा जब H2O वाटर, ठीक है, स्पॉन्जोसील में आएगा, और स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये इनका पानी का बहने का तरीका होता है। तो जब ये इसकी जो बॉडी वॉल है, ये मान लेते हैं काफ़ी थिकनिंग वाली बॉडी वॉल होती है, मोटी होती है, तो इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी वॉल के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूबुलर कैनाल्स बनी होती है, तो उन कैनाल्स के थ्रू ये वाटर मूव करता है, और उन कैनाल की जो सरफेस है, उस सरफेस पे, इनर सरफेस, मान लेते हैं कि ये ट्यूब है अंदर, ये मान लो ऑस्टिया है, और ये ट्यूब अंदर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर स्पॉन्जोसील है, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं अपन। तो ये बॉडी वॉल होगी, ये तो क्या हो गया, बॉडी वॉल, ये स्पॉन्जोसील हो गया, ठीक है, और ये कैनाल हो गई, ठीक है, ये ऑस्टिया हो गया। तो अब पानी जब अंदर मूव करता है तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं, कॉलर सेल्स, फ्लैजेलेटेड सेल। तो ये कॉलर सेल यहाँ ये सारी स्पंजोसील की जो इनर सरफेस है वहाँ पर, और कैनाल्स की जो इनर सरफेस है वहाँ पर ये
प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या करती है, उस बहते हुए पानी में से जो खाने की चीज़ होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होता है, उसको ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ कर लेती है, अंदर की तरफ ले लेती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है फूड का। यहाँ पे याद रखिएगा कि पोरीफेरा के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। स्पंजोसील के अंदर कोई गैस्ट्रिक जूस जैसे या एंजाइम जैसी कोई चीज़ वहाँ पे सीक्रेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इनको इसलिए क्या बोलेंगे, क्योंकि फिल्टर के थ्रू ये अपना फूड ले रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, फिल्टर फीडर। क्या बोलेंगे, फिल्टर फीडर बोलेंगे। इनको फिल्टर फीडर बोलते हैं कि फिल्ट्रेशन करेंगे पानी में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। कॉलर सेल क्या करती है, फिल्टर कर लेती है और उसको अंदर लेके उसका डाइजेशन कर लेती है। इसके बाद में आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखें पोरीफेरा का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर संगठन। पोरीफेरा का जो शरीर का संगठन कैसा होता है, किस प्रकार का संगठन इसमें प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलर लेवल। पूरे एनिमल किंगडम में केवल एक ही फाइलम है जिसके अंदर सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे सेल्स तो प्रेजेंट है लेकिन टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। सबसे लोअर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मेटाजोन का, जो कि सेल्यूलर लेवल है, और वो किस में प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। अब ये प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, इसलिए पोरीफेरा का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराजोआ। बाकी सारे जितने सिलेंटेरेटा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइला है उन सबको हम क्या बोलते हैं, यू मेटाजोआ यानी कि रियल मेटाजोआ, और पैराजोआ यानी कि मेटाजोआ तो है लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेल्स जो है वो लूजली अरेंज होके बॉडी बना रही है, टिश्यू नहीं है इनमें, नो टिश्यू प्रेजेंट हियर। ऑल अदर एनिमल फाइला को हम क्या बोलेंगे, यू मेटाजोआ कहेंगे। इसके बाद में आता है पोरीफेरा का सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी है। अब बॉडी की सिमेट्री मैंने आपको पहले जो हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट था एनिमल किंगडम का, उससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड किए, उसके अंदर आपको बताया कि सिमेट्री का मतलब क्या है, कि बॉडी जो है 2 तरह की हो सकती है, सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि कोई ऐसा हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक, हाइपोथेटिकल एक्सिस या प्लेन प्रेजेंट हो जो उस बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, गोल है, बॉल के जैसा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई एक्सिस, हाइपोथेटिकल काल्पनिक हमने एक अक्ष ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा था। अगर बॉडी बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिकल होगी। अगर नहीं हो रही है तो कैसी हो जाएगी, नॉन सिमेट्रिकल बॉडी होगी। ठीक है, तो अब सिमेट्री में भी 2 टाइप का मैंने बताया था, एक तो होता है बाईलैटरल और एक होता है रेडियल। रेडियल में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्लेन पॉसिबल होते हैं जो बॉडी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस में, इस डायग्राम अगर ग्लोबुलर बॉडी है तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जैसे मछली है या ह्यूमन है तो उनके अंदर केवल एक ही ऐसा एक्सिस प्रेजेंट होता है जो बॉडी को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर पाता है। वो कौन सा होगा, ये वाला प्लेन। तो एक ही अगर प्लेन पॉसिबल हो तो उसको हम बाईलैटरल कहते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो रेडियल सिमेट्रिकल कहेंगे। और अगर कोई भी प्लेन नहीं बनता है, कोई भी ऐसा प्लेन पॉसिबल नहीं होता जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो उसको, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे, जो जिसकी सिमेट्री, किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। तो पोरीफेरा के अंदर कैसा होता है, बॉडी मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, यानी इर्रेगुलर शेप की है इनकी स्ट्रक्चर। जैसे स्पॉन्जिला है, जैसे हमने अभी बात किया था बाथ स्पॉन्ज के बारे में, यू स्पॉन्जिया के बारे में, तो वहाँ पे कैसा है, एसिमेट्रिकल बॉडी है। एसिमेट्रिकल बॉडी यानी कि उनका कोई फिक्स, उनका कोई आकार नहीं है, किसी भी आकार का हो सकता है, तो एसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ज़्यादातर जातियाँ तो कैसी है, एसिमेट्रिकल है पोरीफेरा की, लेकिन कुछ जातियाँ जो होती है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है, जैसे साइकॉन के केस में। अब साइकॉन का बॉडी जैसे मैंने आपको बताया कुछ हाइड्रा के जैसा मिलता है, जुलता है इस टाइप से,
ठीक है ना, इस टाइप से इसका बॉडी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके ये सिलेंड्रिकल बॉडी बन जाता है, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा ऐसे प्लेन होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर से ऐसे देखूँ, ऊपर किस तरफ से देखूँ, तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे मतलब यहाँ से मैं इसको अलग अलग ये काट सकते हैं। इसमें रेडियल सिमेट्री पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। साइकॉन के अंदर, यू स्पॉन्जिया के अंदर, यू स्पॉन्जिया का देखिए ज़्यादातर तो इरेगुलर ही है, लेकिन क्योंकि इसका इरेगुलर है तो वो कभी कई बार वो क्या करता है, वो रेडियल सिमेट्री भी शो कर देता है। जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है उसकी कोई भी सिमेट्री हो सकती है, तो वो वाली बात यहाँ पे लागू हो जाती है। यू स्पॉन्जिया के केस में ल्यूकोसोलेनिया ये एक स्पीसीज है जो इसके ये भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन में है, ज़्यादातर कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं पोरीफेरा में। इसके बाद में आता है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स पोरीफेरा के अंदर, अब मैंने आपको बताया था जर्म लेयर्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर्स होती है जो गैस्ट्रुला स्टेज में फॉर्म होती है। तो जर्म लेयर्स 3 टाइप की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। अगर किसी एनिमल में केवल 2 ही टाइप की जर्म लेयर्स बनती है तो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर 3 टाइप की जर्म लेयर्स बनती है तो उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब पोरीफेरा क्या होता है ये डिप्लोब्लास्टिक, यानी भी यहाँ पर क्या है कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तो बनते हैं लेकिन मीसोडर्म नहीं बनता है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद में आता है सीलोम। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। पोरीफेरा में सीलोम नहीं बनती क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है और वहाँ पे किसी भी टाइप की सीलोम बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये एसिलोमेट एनिमल होते हैं। सेगमेंटेशन जो प्रेजेंट है वो किस में है, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। केवल 3 ही फाइला में प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारे सेगमेंटेशन नहीं शो करते। यहाँ पर भी सेगमेंटेशन नहीं है, पोरीफेरा में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली एब्सेंट है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है। डाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कॉलर सेल्स जो होती है वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन शो करती है, कॉलर सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बताते हैं, एब्सेंट बताते हैं। किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप के हो सकते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे ना तो कोई कंप्लीट वाला है ना कोई इनकम्प्लीट वाला है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो केवल यही फाइलम ऐसा है जहाँ पे आपको एब्सेंट बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी में क्या होगा, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। इसके बाद में आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन है या स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऑर्गन फॉर्म ही नहीं है, टिश्यू ही नहीं बना तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा। तो केवल सेल्स है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा लीमा जो है वो ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करती है। कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यानी कि एब्सेंट है। इसके बाद में आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ऐसा कोई टिश्यू, ऐसा कोई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट करता है और वो न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, गैसेस, इन सब का क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, सर्कुलेशन करवा रहा है। तो उस सिस्टम को भी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे ना तो कोई ब्लड है ना ही कोई हीमोलिम्फ है, यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लड या हीमोलिम्फ जैसा कोई सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। हालांकि जो सबस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो पानी के थ्रू हो रहा है, और ये जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, WCS, WVS नहीं कहेंगे। WVS जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में होता है, यहाँ पे क्या है, WCS है, WCS वाटर कैनाल सिस्टम। तो ऑस्टिया से पानी एंटर करेगा कैनाल्स में, कैनाल से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, ठीक है, कोई ब्लड नहीं है, नो ब्लड नो हीमोलिम्फ, कोई ब्लड नहीं है, कोई हीमोलिम्फ नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है सबस्टेंसेस का, वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। तो वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कहते, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे अब्सेंट है। तो सर्कुलेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वाटर के थ्रू। WCS को यहाँ पे समझते हैं वाटर कैनाल सिस्टम को, वही है। अब ऑस्टिया है ये, इधर एक ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा, ये वाला, इधर भी एक पोरीफेरा का, इसका हमने सेक्शन कर लिया, इसी को हमने क्या किया, LS बना दिया। तो ये क्या है, LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया, इस वाले का हमने क्या कर दिया, LS बना लिया, इधर कर दिया ये LS, ऐसे काट दिया, लंबवत काट जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पानी एंटर कर रहा है, ये पानी एंटर कर रहा है ऑस्टिया के थ्रू। स्पंजोसील, ये क्या है, स्पंजोसील है, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है स्पंजोसील। स्पंजोसील में पानी जाएगा और फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये बनाता है वाटर कैनाल सिस्टम। अब वाटर कैनाल सिस्टम में यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई नहीं आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ये बॉडी वॉल काफ़ी थिक होती है। तो मान लेते हैं कि ये थिक बॉडी वॉल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कैनाल का सिस्टम बना है, छोटी छोटी नलियाँ होती पतली पतली, तो वो कैनाल्स होती है, इसलिए इसका नाम क्या आया है, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। वाटर कैनाल सिस्टम ये पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी यहाँ पे पाथ बताया है, ऑस्टिया से पानी कैनाल्स में जाएगा, कैनाल से स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाएगा। कैनाल्स एंड स्पंजोसील्स आर लाइंड बाय कॉलर सेल। कॉलर सेल वहाँ पे स्पंजोसील की सरफेस है, वहाँ पर भी कॉलर सेल है, और कैनाल की जो सरफेस है, इनर सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, जो कि फूड को क्या कर लेती है, एंडोसाइटोसिस कर लेती है, पानी के अंदर बहते हुए फूड को पकड़ के और उसको एंडोसाइटोसिस, यानी कि ये अमीबॉइड नेचर की होती है। कैसी होती है, अमीबॉइड, अमीबा की जैसी इनकी। तो ये सूडोपोडिया बनाती है और सूडोपोडिया से उस फूड को अंदर की तरफ ले लेती है और फिर क्या करेगी, उसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेगी फूड का, ठीक है। कॉलर सेल का ही दूसरा नाम कोएनोसाइट है। तो कोएनोसाइट कोई अलग चीज़ नहीं है, वो कॉलर सेल का ही दूसरा नाम है। कॉलर सेल या ऑब्लिक लगाया है मैंने यहाँ पे, कॉलर सेल एंड कोएनोसाइट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वाटर कैनाल सिस्टम फंक्शन की बात करें, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या ये परफॉर्म करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं NCERT के अंदर, नीट के अंदर, यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज, पानी पानी जा रहा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ऑक्सीजन तो किस में चली जाएगी, सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पे डिफ्यूज होके, और सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ, मतलब जो ऑक्सीडेटिव या जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ से CO2 वापस डिफ्यूज होके पानी के अंदर आ जाती है। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, वो भी इसी वाटर कैनाल सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, उसके थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, जो गोनेड्स है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पोरीफेरा की, और जो एनिमल है पोरीफेरन एनिमल, उनकी बॉडी वॉल के अंदर ही वो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो उन गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट है, तो उसका एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट होगा वो इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म भी ये WCS परफॉर्म करता है। तो 4 फंक्शन बताए हुए हैं, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। वाटर फ्लो इन कैनाल सिस्टम, पानी का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो आपको याद रखना है वेरी स्लो। क्या बताना है, वेरी स्लो, बहुत ही कम होती है। अब वो अगर उसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो अपन को पता चलेगा 0.01, ठीक है ना, mm/सेकेंड। अब ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही कम, 1 सेकेंड में कितना सा पानी मूव करता है, 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर होता है, उस मिलीमीटर का भी 0.01 भाग
इतना सा पानी मूव करता है 1 सेकंड में, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। अब ये स्लो मूवमेंट है, ये बेनिफिशियल है। क्यों? कि जितना स्लो मूवमेंट होगा वाटर का उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट, गैस, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सेट्रा, इनके लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पानी लगातार आ रहा है और जैसे नल चल रहा है वैसा नहीं है। बहता हुआ पानी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी यूँ खूब सारा बहुत स्पीड से बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड होती है पानी की। स्केलेटन की बात करें तो थोड़ा वीक टाइप का स्केलेटन पोरिफेरा में प्रेजेंट होता है। उसकी बॉडी वॉल के अंदर स्पिक्यूल, स्पिक्यूल का मतलब होता है कांटे, कांटे जैसे स्ट्रक्चर, कंटक, स्पाइन, ठीक है ना, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड स्पॉन्जिन नाम का फाइबर प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जिन नाम का फाइबर होता है। स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन का बना हुआ स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरिफेरा के अंदर। अब ये जो स्पिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं? सिलीसियस होते हैं। सिलीसियस यानी कि सिलिका के बने हुए, सिलिका के बने हुए होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्केरियस। तो दो टर्म यूज करते हैं, स्पिक्यूल्स आर सिलीसियस एंड कैल्केरियस, दोनों ही टाइप के, कैल्केरियस एंड सिलीसियस दोनों ही टाइप के स्पिक्यूल्स इस स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। तो मेन सवाल तो ये बनता है ऊपर वाला, ये वाला जो सवाल है कि स्केलेटन किसका बना होता है? स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, ये वाला मेन सवाल है। सेकंड जो सवाल बनता है वो क्या बनेगा आपका कि स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? तो आपको बताना है कि ये सिलीसियस भी होते हैं और कैल्केरियस भी होते हैं। इसके बाद में आता है सेक्सुअल कंडीशन। पोरिफेरा में सेक्सुअल कंडीशन, पोरिफेरा को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल यानी कि जिसके ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल गैमेट भी बनते हैं और फीमेल गैमेट भी बनते हैं, तो उनको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म यूज की जाती है हर्मोफ्रोडाइट। प्लांट्स में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल ही होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करता है। हम कैसे होते हैं? हम यूनिसेक्सुअल है। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? एक ह्यूमन एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। हर्मोफ्रोडाइट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसके अंदर फीमेल एंड मेल दोनों को हम साथ में लिखते हैं। ये वाला सिंबल फीमेल के लिए होता है, ये वाला सिंबल मेल के लिए होता है, और ये वाला जो सिंबल है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, हर्मोफ्रोडाइट के लिए यूज किया जाता है। तो सेक्सुअल कंडीशन में हर्मोफ्रोडाइट है, इसका मतलब मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल दोनों टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बाई चांस इवेंट से अगर किसी स्पंज का बॉडी का कोई टुकड़ा टूट जाता है तो वो टुकड़ा टूट के किसी दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे ग्रो अप करके क्या कर जाएगा? पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा स्पंज बना लेगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन इसका एक नॉर्मल तरीका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एनसीईआरटी में अपने दिया हुआ है। इसके अलावा स्पंज जो होते हैं वो इंटरनल बड भी बनाते हैं। ए सेक्सुअल बड है ये इंटरनल बड। इंटरनल बड का मतलब है ऐसी बड जो स्पंजोसील के अंदर बनती है, बॉडी वॉल से ग्रो करके स्पंजोसील के अंदर लोकेटेड रहती है, तो उसको हम जेम्यूल कहते हैं। क्या नाम दिया है? जेम्यूल, या इसको इंटरनल बड कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक्सटर्नल बड भी बनती है, जैसे साइकॉन में बनती है। ये वाले डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बड बता रहा हूँ। तो ये साइकॉन के अंदर एक्सटर्नल बड भी बनती है। तो एक्सटर्नल बड भी होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पंज के अंदर, तब तो ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, तभी उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इसमें अक्सर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है?
स्पॉन्ज के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, भले ही वो दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म दोनों ही टाइप के गैमीट्स बना रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही बना रहा है एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता स्पॉन्ज के केस में। तो अब उसको वो क्या करेगा, एक स्पॉन्ज मेल गैमीट रिलीज करेगा, दूसरा जो है उसके अंदर ओवा बनेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, मेल गैमीट एक स्पॉन्ज से निकल के पानी के थ्रू बहता हुआ दूसरे स्पॉन्ज के अंदर वाटर जो ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा उस स्पॉन्जोसील में। तो स्पंजोसील के अंदर फिर वहाँ पे ओवा, उसकी बॉडी वॉल में ओवा प्रेजेंट होगा, तो वहाँ जाके वो उसको फर्टिलाइज करता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, खुले एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पोरीफेरा। डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद में क्या बनना चाहिए, इन्फेंट का जन्म होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट नहीं होता है, और वहाँ पे लार्वा बनता है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, लार्वा स्टेज बनती है। लार्वा क्या होता है, एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो अगर लार्वा स्टेज बनती है किसी एनिमल के लाइफ साइकिल में, तो उसका जो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, पोरीफेरा में, यानी कि पोरीफेरा के लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है। अब यहाँ पे लार्वा कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, लार्वा प्रेजेंट है यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला लार्वा, पेरेनकाइमुला लार्वा या रेगोन लार्वा। ये लार्वा के टाइप्स है जो पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है नीट के अकॉर्डिंग, एम्फीब्लास्टुला कैसा होता है, होलो यानी कि बीच में कैविटी होता है। पेरेनकाइमुला कैसा होता है, सॉलिड होगा। एक बहुत ही फेमस है रेगोन, तो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम भी बताते हैं हम, तो रेगोन टाइप का लार्वा प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन रेगोन। अगर स्पॉन्ज के अंदर जो कैनाल सिस्टम्स के टाइप बताते हैं अपन, साइकॉन टाइप, लीकॉन टाइप, रेगोन टाइप, तो रेगोन टाइप का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का WCS वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो 3 टाइप के लार्वा, मतलब अलग अलग स्पीसीज में, किसी में एम्फीब्लास्टुला पाया जाता है, किसी में पेरेनकाइमुला पाया जाता है, किसी में रेगोन पाया जाता है। तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, यानी कि लार्वा बनता ही बनता है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं NCERT के अंदर। पहला एग्जाम्पल है साइकॉन का, पोरीफेरा के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है साइकॉन। साइकॉन को ही हम साइफा भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, समुद्री वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन बेस, यानी कि साइकॉन के अंदर डिफरेंट बड बन गई, एक बड ये बन गई, ये 2 बन गई, एक छोटी सी बड इधर से निकल रही, ठीक है। तो लेकिन इन सब का जो बेस है वो क्या है, कॉमन है, ये बेस कॉमन बना रहे, और उसके ऊपर खूब सारे ऐसे साइकॉन डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है डर्मल ऑस्टिया, तो छोटे छोटे यहाँ पे ऑस्टिया यानी कि छेद प्रेजेंट है, तो वो छेद के लिए हम क्या बोल रहे हैं, डर्मल ऑस्टिया कह रहे हैं। यहाँ पे बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स, कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी स्पिक्यूल्स है, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट टाइप के स्पिक्यूल्स दिखाई देते हैं, तो इनको हम बॉडी स्पिक्यूल्स कहते हैं। एक बड़ा सा ओपनिंग होगा जिसको हम ऑस्कुलम कहेंगे, बड़ा ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम कहेंगे। स्पंजोसील से सारा पानी इकट्ठा होकर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा। अब ऑस्कुलम जो होता है उसके नीचे एक थोड़ा फ्रिंज जैसा स्ट्रक्चर होगा, उभार जैसे स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा साइकॉन या साइफा।
तो आपको क्या याद रखना है, साइकोन जो होता है वो एक तो मरीन है, इसका जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, ये एक्सटर्नल बड बनाता है, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। इसके बाद में आता है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया, यू का मतलब क्या होता है, रियल स्पॉन्जिया, इसका नाम का वर्ड मीनिंग है, उसमें आपको नहीं जाना है। अब यह इसको हम एक, इसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज क्यों कहता है, मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में जो अंग्रेज लोग होते थे वो उसको शरीर की बॉडी को नहाते वक्त बॉडी को रगड़ने के लिए यू स्पॉन्जिया के जो डेड बॉडी है उसको यूज करते थे, तो इसको बाथ स्पॉन्ज बोला गया। ये मरीन है, ये भी समुद्र के अंदर पाया जाता है। ऑस्टिया है, खूब सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर, बड़ा पोर होगा उसको एक ही होगा, उसको हम ऑस्कुलम कहेंगे। ठीक है, ये इसका बेस है, यू स्पॉन्जिया का बेस इसका, और ये किसी रॉक सबस्ट्रेटम यानी कि चट्टान के ऊपर ये चिपका हुआ है। तो आपको ये रॉक सबस्ट्रेट, ये सब रॉक यानी चट्टान है यहाँ पर, ये इसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस चट्टान के ऊपर ये लगा हुआ है। इसके बाद में आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आपको याद रखना है, गॉडजिला नहीं होता, स्पॉन्जिला होता है। तो स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसके डायग्राम को मान लेते तो भूल जाते हैं कि यार कौन सा किसका डायग्राम था। तो ट्विंग यानी कि डाली, टहनी, किसी पेड़ की टहनी के ऊपर ये चिपका हुआ है। तो जो डाली वाला है वो हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और वो स्पॉन्जिला है। ठीक है ना, गॉडजिला नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं इसको याद रखने के, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं, किसमें कन्फ्यूजन होता है। स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यू स्पॉन्जिया है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है या स्पॉन्जिला है जो वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो आपको याद रखना है स्पॉन्जिला जिसके अंदर डाली दिखाई जा रही है, ट्विंग दिखाई जा रही है, वो तो है आपका स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और जिसके अंदर रॉक सबस्ट्रेटम है वो आपका यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पॉन्ज, जो कि समुद्री होता है। ठीक है, अब स्पॉन्जिला के अंदर ऑस्कुलम प्रेजेंट है, ऑस्कुलम ये एरो से बता रहा है, ऑस्कुलम प्रेजेंट है, ऑस्टिया प्रेजेंट है, और खूब सारी एक्सटर्नल बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम था जो पोरीफेरा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अभी अपने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो बेस होगा हमारा नेक्स्ट फाइलम यानी कि सिलेंटेरेटा के बारे में। थैंक्स।